नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 29 का थ्योरी पोर्शन है और आज हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता हूँ। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ALM है ना, वो उसको समझिए कि ये दो गोल को बैलेंस कर रहा होता है। दो क्रूशियल गोल, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके जो भी दो गोल्स हैं उसको ये बैलेंसिंग का काम करता है। कौन? ALM। जैसे मान लीजिए कि आप दो बॉल है जिसको आप जगल कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉल मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, और दूसरा बॉल मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विडिटी को। प्रॉफिटेबिलिटी समझते हैं ना? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं, और लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कैश है हैंड में, ठीक है, मतलब कैश ऑन हैंड है। तो ये दो बॉल है, इसको आप जगल कर रहे हैं। तो ALM एक एक्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप दोनों बॉल को हवा में रख रहे हैं, ठीक है, इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो केवल प्रॉफिटेबल ही ना हो, साथ ही साथ उसके पास इनफ पैसा हो जब ज़रूरत पड़े। मतलब दोनों इंश्योर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर कर रहे हैं और लिक्विडिटी भी इंश्योर कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं सिंपल भाषा में। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना आसानी से आप अपने एसेट को कैश में बदल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कितनी आसानी से आप अपने डेब्ट को पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास लायबिलिटीज है उससे कितनी आसानी से आप अपने डेब्ट को पे कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हाउ मच इजीली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश और पे ऑफ योर डेब्ट विथ व्हाट यू हैव, दैट इज लायबिलिटी। तो एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वॉलेट है जिसमें पूरा कैश भरा हुआ है, ठीक है, और एक वॉलेट है, कैश भरा हुआ है, आपके पास गोल्ड कॉइन का बैग नहीं है। तो कैश एक प्रैक्टिकल है और डेली लाइफ में यूजेबल है, राइट। तो वही होता है कि हाउ मच मार्केटेबल इट इज़, राइट। मतलब आप अपने एसेट को कितने आसानी से कैश में बदल सकते हैं या डेब्ट को पे कर सकते हैं, यही होता है हमारा लिक्विडिटी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क एक्सपोजर। तो अब हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है ये समझिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट ऑफ कैश ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट ऑफ कैश ना हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि आपके वॉलेट में इनफ पैसा हो ताकि अपने डेली खर्चे को आप कवर कर सकें बिना अपने वैल्यूएबल पोजीशन को बेचे हुए। यही होता है रिस्क एक्सपोजर। ये कौन एड्रेस करता है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट एड्रेस करता है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का तो ये होता है कि श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट ऑफ कैश ना चला जाए अनएक्सपेक्टेडली। चलिए, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? मैंने आपको ALM समझाया, लिक्विडिटी मैनेजमेंट समझाया, क्यों जरूरी है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिस्क एक्सपोजर क्या होता है। अब हम लोग लिक्विडिटी रिस्क के नेचर की बात करते हैं। पहला पॉइंट है नॉर्मेलिटी। अच्छा देखिए, आप एक ऐसा सिचुएशन सोचिए जहाँ पे आप बहुत वरी कर रहे हैं किसी के बारे में कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होगा, ठीक है, या हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसके बारे में बहुत चिंतित है आप, ठीक है। सोच रहे हैं कि तो इसके लिए आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, राइट, ताकि आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। तो यही होता है कि अनलाइक अदर रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एक रूटीन एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। मतलब कि आप जैसे आप हर एक महीने का जो ग्रोसरी रहता है उसके लिए आप याद रखते हैं बजट कितना है ग्रोसरीज का, वही बात है। नेक्स्ट है एवरीडे मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है कि आप एक पॉसिबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कि कैश कम पड़ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ सेम सिचुएशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी होता है, ठीक है, कि वो भी डील करती है इस सिचुएशन के साथ एवरीडे। जैसे कि इंडिविजुअल बजट करते हैं अपने रेगुलर एक्सपेंस को, तो इसीलिए कहा गया है कि जो लिक्विडिटी रिस्क होता है ना, ये डेली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट का पार्ट है। चलिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सॉल्वेंसी इम्पैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि यूजुअली क्या होता है कि आप यदि आपको कैश कम है, मतलब लो है कैश
कैश में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंकरप्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कम कैश है, रनिंग लो ऑन कैश का मतलब आप बड़े बड़े डेप्ट को पे करने में नहीं पे कर पाएंगे। यू आर अनेबल टू, इट मेक यू हार्डर टू पे ऑफ बिगर डेप्ट। तो जो आपके बड़े बड़े डेप्ट है ना उसको पे करने में आप क्या होंगे, असक्षम होंगे, ठीक है। तो मतलब यदि कैश कम है इसका मतलब कि आप बड़े बड़े डेप्ट को पे नहीं कर पाएंगे, कि जैसे कि आपके पास कम पैसा होता है आपके बैंक अकाउंट में तो आप अपने रेंट भी नहीं पे कर पाते हैं। उसी तरह दोस्तों जो हमारा लिक्विडिटी रिस्क होता है ना वो केवल सॉल्वेंसी रिस्क ही पोज करता है एक्सट्रीम केसेस में। मतलब कि आपके पास कैश कम है, लो रन कर रहे हैं कैश पे, इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े बड़े डेप्ट को पे नहीं कर पाएंगे, राइट। अच्छा, एक एक्सट्रीम केस का मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। ये रेयर है लेकिन यदि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सीरियस प्रॉब्लम है किसके साथ, कैश के साथ, तो इस कारण से दोस्तों बहुत बड़ा ट्रबल भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है वो जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहा होता है तो वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करता है ना। सिमिलरली जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इस तरह की सिचुएशन से फेस कर सकते हैं जब उनको सीरियस प्रॉब्लम हो कैश के साथ, ठीक है। इस कारण से बहुत बड़ा ट्रबल भी आ सकता है। तो आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी को मैनेज करना कितना जरूरी है, इस पॉइंट से समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हम बात करते हैं कि बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, थोड़ा तो बैकग्राउंड की बात करते हैं। दोस्तों देखिए 1980s और 1990s में क्या हुआ कि कुछ बैंक बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस किए और कुछ बैंक तो बिजनेस से बाहर ही चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था जब उनको जरूरत पड़ा, तब जब जरूरत था पैसा का तब उनके पास था ही नहीं पैसा। तो इसलिए दोस्तों इसी चीज के कारण सभी लोग अटेंशन इस बात पे रखते हैं कि कितना जरूरी है कि आप पैसे को स्मार्टली मैनेज करें बैंक्स में, राइट। ये बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड समझ में आया। अब डायनेमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। लोगों ने रियलाइज किया कि बैंक के लिए पैसा मैनेज करना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एक फिक्स्ड प्लान को सेट कर दिया है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई डायनेमिक होना चाहिए, मतलब इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और हमारे जो इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में डेली डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, और जो हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उससे जो है ये हमारा अडेप्ट करे, राइट। हमारा इसको अडेप्ट करे, इट शुड अडेप्ट इट। मतलब कि बैंक शुड बी फ्लेक्सिबल और अडेप्ट टू चेंज इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड। अब देखिए 2007 का मिड 2007 का मार्केट टर्माइल के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या, 2007 के आसपास क्या हुआ कि जो हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड था ना वो कैओटिक हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल वर्ल्ड गॉट रियली कैओटिक। मतलब क्या हुआ, ये इस चीज का इंपॉर्टेंस हो गया कितना जरूरी है बैंक के लिए कि उसके पास इजी एक्सेस टू मनी हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इजी एक्सेस टू मनी फॉर बैंक, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर इजी एक्सेस टू मनी, राइट। तो ये समझिए कि रियलाइज करना हो गया कितना क्रूशियल है कि आपके पास आपके वॉलेट में कैश हो जब एटीएम काम ना कर रहा हो, समझे। तो यही कहा गया है 2007 का जो मार्केट टर्माइल आया था, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि ये जो लिक्विडिटी स्ट्रेन हुआ था इसका कारण क्या क्या था। तो आप ऐसे समझिए कि जो हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना वो एक जाइंट मार्केट प्लेस है। क्या है? जाइंट मार्केट प्लेस। तो जब किसी तरह का डील या लोन जो है कम पॉपुलर हो जाएगा, मान लीजिए कोई डील है, कोई लोन है, वो उसकी पॉपुलैरिटी मान लीजिए घट जाती है, तो इसका मतलब बैंक को ये डिफिकल्ट हो जाता है कि पैसा मिलने बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो पैसा बैंक को चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो समझिए कि ऐसा हुआ कि लोगों ने चीजें खरीदना ही बंद कर दी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज आप बेच रहे हैं लोग खरीदेंगे नहीं तो आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। वही हुआ था, कंट्रैक्शन इन स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट एंड इंटरबैंक मार्केट, वही बताया जा रहा है। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ बैंक का सीरियस ट्रबल था, पैसा जो उनको जरूरत था वो मिल ही नहीं रहा था और सेंट्रल बैंक को सामने आना पड़ा हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक को यहाँ पे सामने आना पड़ा। तो यही बताया जा रहा है कॉज ऑफ लिक्विडिटी स्ट्रेन के रिगार्डिंग समझाया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद है हमारा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ओके, सो ये तो आपको इंटरकनेक्टेड लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो कैओस सिचुएशन आया, फिर कितना जरूरी था फंडिंग रिस्क, इंटररिलेटिव, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो कैओस आया सामने, इंटरकनेक्टेड लिक्विडिटी रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ देखिए लिखा है ना, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन हुआ। अब इंटरकनेक्टेड लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है ये समझिए। ये जो कैओस आया था इसने ये शो किया कि बैंक को फंडिंग मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, और कितना आसानी से, कि कैसे बैंक को पैसा मिल रहा है ये समझिए। हाउ बैंक गेट मनी,
हाउ बैंक गेट मनी, मतलब बैंक का फंडिंग कहाँ से हो रहा है और कितना आसानी से वो चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केट लिक्विडिटी बोलते हैं। दो चीज़ है, एक तो फंडिंग है और दूसरा है मार्केट लिक्विडिटी। फंडिंग का मतलब क्या होता है कि कितने आसानी से बैंक को पैसा मिल रहा है, और दूसरा है मार्केट लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से वो पैसे को वो चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं पैसे के लिए। तो ये दोनों कनेक्टेड है आपस में, फंडिंग और मार्केट लिक्विडिटी जो है कनेक्टेड है। मतलब ये रियलाइज़ करना, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी क्षमता कितनी है खरीदने की और चीज़ों को बेचने की, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या खरीदा है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कितना कैश आपके हाथ में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपकी जो क्षमता है खरीदने की और बेचने की, वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या खरीदा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कितना कैश आपके पास है। वही होता है कि लिंक बिटवीन फंडिंग एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, मतलब बैंक को कहाँ से फंडिंग मिल रहा है और दोस्तों वो कितनी आसानी से वो पैसे के जगह के बनिस्पत जो है वो चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है। अब जरा मैं आपको इंटर रिलेशनशिप को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये जो कैश हुआ था ना, इससे ये क्लियर हो गया कि पैसा मिलना यानी फंडिंग मिलना, उसको कनेक्ट कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। मतलब फंडिंग को आप क्रेडिट रिस्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आपने पैसा दे दिया किसी दोस्त को और वो आपको वापस पे नहीं कर पा रहा है, तो आप दोनों के लिए प्रॉब्लम है ना, ये समझे, वही है इंटर रिलेशनशिप। ये जो क्रेडिट रिस्क मतलब समझते हैं ना, क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने अपने दोस्त को दिया पैसा, वो वापस नहीं दे रहा है। बैंक के पर्सपेक्टिव में भी यही है, बैंक ने भी किसी को लेंड किया और वो वापस वो पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है क्रेडिट रिस्क। और फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क आप समझ ही रहे होंगे। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी एज अ डिटर्मिनेंट, इसको समझिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम है, एक वेल, जैसे कि एक अच्छा मील होता है, खाना होता है, वेल बैलेंस्ड मील होता है, तो लिक्विडिटी वो की इंग्रेडिएंट होता है जिसके बिना पूरा सिस्टम जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा, रिलायबल नहीं रहेगा, समझे। तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम, एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम इमेजिन कीजिए, ठीक है। एक वेल बैलेंस्ड मील है और लिक्विडिटी एक की इंग्रेडिएंट होता है इसमें, ठीक है, जिसके बिना पूरा सिस्टम जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा और रिलायबल नहीं रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अच्छा, अब एक पॉइंट समझिए, बेसल 3 का गाइडलाइंस क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट है एड्रेसिंग लिक्विडिटी रिस्क। मतलब ये जो कैव्स हुआ आफ्टर द कैव्स, तो कुछ नए रूल लाए गए ताकि ये श्योर कर सके कि बैंक अपने पैसे के साथ केयरफुल रहे। मतलब गाइडलाइंस को सेट किया गया, कितना कैश एक स्टोर के पास होना चाहिए और कैसे हम लोग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करें। ये हमारा बेसल 3 गाइडलाइन, यानी कि एड्रेसिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो क्या उसके बाद नया रूल लाया गया ताकि श्योर कर सके कि बैंक अपने पैसा के साथ केयरफुल रहे। गाइडलाइन सेट किया गया कितना कैश एक स्टोर के पास है और कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करें। आप देखिए इसमें की रेशियोज की बात करते हैं दोस्तों। ये जो गाइडलाइन है ना, इसके अंदर कुछ मेजर्स लाए गए, जैसे LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है। ये सभी चेक्स थे ये श्योर करने के लिए कि बैंक के पास कैश रेडिली अवेलेबल हो और वो अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। जैसे कि आप श्योर करते हैं ना कि आपके पास पैसा हो अपने सेविंग अकाउंट में इमरजेंसीज के लिए, उसी तरह दोस्तों दो की मेजर्स लाए गए, जैसे कि LCR और NSFR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। अच्छा, अब हम लोग लिक्विडिटी के डेफिनेशन की, बैंक लिक्विडिटी के डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। बैंक के लिए जो लिक्विडिटी है ना, वो समझिए कि उनके पास उनके वॉलेट में एनफ कैश है। ये क्रूशियल है क्योंकि ये बैंक को हेल्प करता है कि वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करे जहां पे लोग पैसा निकालने वापस आ जाए, पैसा वापस निकालने आ जाए, या नहीं तो बैंक जो है पैसे किसी को देना चाह रही हो। यही होता है। लिक्विडिटी क्यों जरूरी है समझाया जा रहा है, दो चीज के लिए, डिपॉजिट विड्रॉल को मीट करने के लिए और लोन डिमांड को फंड करने के लिए। दो चीज समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं लिक्विडिटी नीड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है लोन एंड डिपॉजिट वेरिएबिलिटी। क्या मतलब हुआ, बैंक को एक आप दुकान की तरह समझिए, ठीक है। यदि एक साथ बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को खरीदने आ जाए, मतलब लोन लेने आ जाए, ठीक है, तो और मतलब ये सब लेने आ जाए, चीज़ खरीदने आ जाए और डिपॉजिट करने बहुत कम आए, मतलब ऐसा समझिए कि लोन डिमांड बहुत बढ़ गया हो और डिपॉजिट आ ही नहीं रहा हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो बैंक के पास कैश होना चाहिए ना ताकि वो सभी चीज़ों को स्मूथ रन कर सके। यही होता है लोन एंड डिमांड वेरिएबिलिटी। मतलब लोन बहुत ले रहा है लोग लेकिन डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है, तो आपके बैंक के पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए ताकि लोन दे सके।
राइट। तो यही होता है, सबसे लिक्विडिटी नीड का सबसे बड़ा डिटरमिनेंट है ये जो हमारा लोन और डिपॉजिट का वेरिएबिलिटी है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या फंक्शन है? पहला है एकोमोडेटिंग चेंजेस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, यदि आपके पास इनफ लिक्विडिटी रहेगा मतलब आपके बजट में फ्लेक्सिबिलिटी है। लिक्विडिटी होने का मतलब क्या हुआ कि बजट में क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो यदि मान लीजिए कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए किसी चीज़ के लिए, या कम पैसा आ रहा है कहीं से, तो लिक्विडिटी ही हेल्प करेगा बैंक को कि वो बिना बड़े प्रॉब्लम का एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि एकोमोडेटेड चेंजेस में क्या बताया जा रहा है कि आपके पास इनफ लिक्विडिटी होना मतलब कि आपके बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होना होता है। यदि आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सडनली बहुत पैसा चाहिए, और यदि आपके पास कम पैसा आ रहा है, तो लिक्विडिटी आपको हेल्प करेगा, बैंक जो है बड़े प्रॉब्लम को एडजस्ट कर सकेंगे। वही बताया जा रहा है एकोमोडेटिंग चेंजेस एग्जांपल। अब देखिए एक बात है एडिक्वेसी क्राइटेरिया, क्या होता है इसे समझिए। इमेजिन कीजिए बैंक एक दोस्त की तरह है, जिस दोस्त को पैसा बोरो करना है दूसरे से, ठीक है। तो एडिक्वेट लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? एडिक्वेट लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि बैंक जो है पैसा बोरो कर सकती है जो कि उसे तुरंत चाहिए बिना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किए हुए, जैसे कि आपके दोस्त को लोन मिल जाता है रीजनेबल टर्म्स के साथ। वही बताया जा रहा है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी तब होता है जब बैंक सफिशिएंट फंड प्रॉम्प्टली ऑब्टेन करे रीजनेबल कॉस्ट पे। तीसरा है रोल ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या रोल है? सबसे पहला पॉइंट है एसेंशियल कंपोनेंट। दोस्तों किसी भी बैंक के लिए लायबिलिटी क्या मतलब होता है? लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रोमिसेस है वापस पैसा पे करने का, प्रोमिसेस टू पे द मनी बैक। ये जो प्रॉमिस है ये बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हेल्प करता है बैंक को कि अपने एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को कवर कर सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि लायबिलिटी इज क्रूशियल फॉर कॉम्पेंसेटिंग फॉर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड बैलेंस शीट फ्लक्चुएशन। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों फंड फॉर ग्रोथ। मतलब लायबिलिटीज का दूसरा रोल ये भी है कि वो जो पैसा बैंक को चाहिए ग्रो करने के लिए वो पैसा प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक पर्सन ने लोन लिया ताकि एक घर खरीद सकें या बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, उसी तरह बैंक के पर्सपेक्टिव में बोलिए बैंक को ग्रोथ के लिए जो फंड चाहिए वो कौन देता है? लायबिलिटी देता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस ऑफ लिक्विडिटी की। सबसे पहला है मार्केट ड्रिवन। मतलब किसी भी लिक्विडिटी का जो कॉस्ट होता है ना, ये वो प्राइस होता है जो कि आप पे करते हैं कन्वीनियंस के लिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है कितना आसान है पैसा लेना, यानी कि मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा जो डिपेंड करता है कितना रिस्की है बैंक के लिए कि वो आपको वो पैसा दे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है प्राइस ऑफ लिक्विडिटी दो बातों पर निर्भर करता है। लिक्विडिटी का जो कॉस्ट है ये वो प्राइस है जो कि आप पे करते हैं कन्वीनियंस के लिए। मतलब ये डिपेंड करता है कितना आसान है पैसा लेना, मार्केट कंडीशन में डिपेंड कर रहा है, और कितना रिस्की है बैंक को कि वो पैसा आपको दे। अब देखिए पॉइंट है रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसमें एक पॉइंट आता है बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट। इमेजिन कीजिए एक बैंक के एक्टिविटी को सी सॉ की तरह। आप इमेजिन कीजिए कि बैंक का जो एक्टिविटी है ना वो एक सी सॉ है। यदि मान लीजिए लोग सोचते हैं कि रिस्क है कि बैंक पैसा लूज कर देगी, जैसे अब रिस्क कैसे होता है? मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो लोग हैं वो लोन पे ही नहीं कर रहे हैं, तो ये दो केस में क्या होगा? लोगों में एक डर तो होगा ना, रिस्क तो होगा ना कि बैंक पैसा लूज कर देगी मेरा। तो ये जो सिचुएशन है ना ये दो चीज को अफेक्ट करेगा। पहला बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ? जो बैंक का अपना है। और दूसरा ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को भी अफेक्ट करेगा। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि जो जिस डील में बैंक इन्वॉल्व है, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि जो ये रिस्क का परसेप्शन है इंटरेस्ट रेट का और क्रेडिट का, ये बैलेंस शीट में भी शो होगा और ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज में भी शो होगा। समझे बात को? अच्छा, अब बात करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनमेट नीड्स। इसका मतलब समझिए, यदि मान लीजिए कि बैंक के पास कैश नहीं है या ऐसा कोई सेलेबल चीज नहीं है जब उसे चाहिए, जब उसको बैंक को कैश चाहिए, कैश ही नहीं है, कोई ऐसा सेलेबल बेचने वाला चीज चाहिए, है ही नहीं वो चीज, तो बैंक को कुछ टफ डिसीजन लेना पड़ता है। क्या टफ डिसीजन लेना पड़ता है वो समझिए। जैसे कि वो रिस्ट्रक्चर करती है, अपने फाइनेंस को रीअरेंज करती है, ठीक है, या नहीं तो वो क्या करती है, ज्यादा बोरो करती है पैसा, यानी एडिशनल लायबिलिटी करती है, ठीक है। खासकर तब यदि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही हो। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है कुछ वैल्यूएबल चीज को बेच रही है, ठीक है। जैसे कि आप किसी वैल्यूएबल चीज को बेच देते हैं जब आपके पास कैश कम होता है, वैसे ही यदि बैंक को लिक्विडिटी नीड की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो दो ऑप्शन है बैंक के पास, या तो रिस्ट्रक्चर करे मतलब कि रीअरेंज करे, यानी तो अपने एडिशनल लायबिलिटी मतलब चीजों को बेचे, राइट, या ज्यादा पैसा बोरो करे। तो ये दो चीजें हैं। अब बात करते हैं कि क्या डायमेंशन है, क्या रोल है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का। तो दोस्तों सबसे पहला है पर्पस। पर्पस को समझिए।
इमेजिन कीजिए कि बैंक एक दोस्त है जो कि पैसा बोरो कर रहा है ताकि दूसरे को हेल्प कर सके होम लोन लेने में, नया लोन लेने में, यानी तो जो एग्जिस्टिंग लोन कमिटमेंट है उसमें प्रॉमिस कर रख सके और पैसा वापस दे सके, जिसका डिपॉजिट है उसको वापस दे सके। तो ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ना, ये इंश्योर करता है कि बैंक इन सभी ऑब्लिगेशन को स्मूथली फुलफिल कर सके। पहला ऑब्लिगेशन क्या बताया आपको मैंने कि किसी को होम लोन चाहिए उसको लोन दे दे। दूसरा क्या बताया कि जो लोन ऑलरेडी दे रखा है उसने उसका कमिटमेंट को पूरा रखे। और तीसरा क्या बताया, जो डिपॉजिट लेने आते हैं, जो विड्रॉल लेने आते हैं, उनको पैसा मिल सके। ये सब कौन इंश्योर करेगा? बैंक का लिक्विडिटी मैनेजमेंट ही तो इंश्योर करेगा। यही पर्पस है बैंक की लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। अब की ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस इट। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन, इसको समझिए। ठीक है, तो मैंने बताया नया लोन डिमांड मीट करना, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट को रखना, डिपॉजिट विड्रॉल को रखना, ये सभी क्रूशियल ऑब्लिगेशन होते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट का? पहला है मार्केट परसेप्शन। यदि मान लीजिए कि आपको जाना जाता है कि आपके पास हमेशा इनफ पैसा रहता है, तो ऑब्वियसली बात है लोग आपको ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। उसी तरह दोस्तों, यदि बैंक अपने कैश को मैनेज करने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से अपने कैश को मैनेज करती है, तो ये मार्केट को ये शो करता है कि ये सेफ बैंक है और आसानी से जो पैसा इसने बोरो किया है वो रिपे कर देगी। तो वही है, मार्केट में क्या परसेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। दूसरा है लोन कमिटमेंट, इसे समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे को मैनेज करने में अच्छा होना, इससे क्या होता है कि बैंक अपने प्रॉमिस को रख सकती है। जो प्रॉमिस बैंक ने कर रखी है पैसा वापस करने का, उसको निभा सकती है। ठीक है, तो ये चाहिए पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, एसेट सेल अवॉइडेंस। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट सेल अवॉइडेंस? तो दोस्तों कोई चीज़ वैल्यूएबल बेचने के जगह पे, देखिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है, उसको लो प्राइस पे ना बेचकर, ठीक है, इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट बैंक को हेल्प करता है कि दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करें। मतलब कि आपको अपना कार नहीं बेचना है ह्यूज डिस्काउंट पे, इसलिए कि आपको क्विक कैश चाहिए। ठीक है, मतलब जस्ट इसलिए कि आपको क्विक कैश चाहिए, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। क्या मतलब होता है, यदि बैंक अपने पैसे को मैनेज करने में बहुत अच्छी है तो उसे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा ताकि लोगों को कन्विंस करे कि वो पैसा लैंड करे। मतलब एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना, ठीक है, आपको अच्छा लोन का टर्म मिलेगा क्योंकि लैंडर आपको ट्रस्ट करते हैं कि वो वापस पे कर देंगे। इसे कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, एक पॉइंट है हमारा फोकस ऑन रीजनेबल प्राइजेस। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट परसेप्शन एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है, एक स्ट्रॉन्ग बैंक को पिक्चर कीजिए, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अच्छा सेविंग अकाउंट है और बहुत कम डेब्ट है, बाकी लोग उसे सेफ और रिलायबल के रूप में देखते हैं। उसी तरह दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बैंक को सेफ के रूप में देखा जाता है और वो पैसा बोरो कर सकते हैं अच्छे रेट पे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है रिस्क प्रीमियम का क्या एडवांटेज है। यदि एक स्ट्रॉन्ग बैंक रहेगा ना, वो पैसा बोरो कर सकता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे एज कंपेयर टू दूसरा बैंक जो कि जिसमें रिस्कियर दिखता है। वही कह रहा है स्ट्रॉन्ग बैंक कैन बाय फंड एट लो रिस्क प्रीमियम। मतलब समझिए कि एक लोन मिलना हो गया जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है क्योंकि बैंक फाइनेंशियली हेल्दी है। समझे। अब बात करते हैं हम लोग एडिक्वेसी एनालिसिस फैक्टर फॉर बैंक लिक्विडिटी, जिसमें पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट। इसको समझिए ये क्या होता है। हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो है पर्सन के पास्ट स्पेंडिंग हैबिट को देख रहे हैं ताकि समझ पाए कि कितना पैसा उसे टिपिकली चाहिए। बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें, बैंक के पास्ट फंडिंग नीड को समझना, इससे आप पैटर्न को फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना कैश ये इसको बैंक को यूजुअली चाहिए होता है। वही कह रहा है कि पास्ट फंडिंग नीड को एनालिसिस करना। दूसरा होता है करंट लिक्विडिटी पोजीशन। मतलब इमेजिन कीजिए कि आप अपना वॉलेट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? वॉलेट चेक कर रहे हैं। क्या क्यों चेक कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि कितना कैश आपके पास है अभी। तो बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बैंक का करंट लिक्विडिटी पोजीशन एक्सेस करने का मतलब ये हुआ, ये समझना कि कितना पैसा इसके पास अवेलेबल है इस मोमेंट पे। यही होता है करंट लिक्विडिटी पोजीशन। तो जैसे अपना वॉलेट देखते हैं ना कितना कैश आपके पास है, तो बैंक क्या करती है अपने करंट लिक्विडिटी पोजीशन को एक्सेस करती है, मतलब कितना पैसा इसके पास अवेलेबल है इस मोमेंट पे। तीसरा है एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड। क्या मतलब होता है, जैसे कि आप प्लान करते हैं ना अपकमिंग बिल के लिए, अपकमिंग एक्सपेंस के लिए, उसी तरह दोस्तों बैंक भी देखती है, प्रेडिक्ट करती है कितना पैसा इसे चाहिए फ्यूचर में, तो बजट करना एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नीड के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ फंड। अब देखिए सोर्स ऑफ फंड में क्या होता है, रियल लाइफ कंपैरिजन। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि
एक पर्सन है जो कि बहुत तरीके को एक्सप्लोर कर रहा है, पैसा आने का बहुत तरीका एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे पार्ट टाइम जॉब कर लेगा, किसी दोस्त से ले लेगा पैसा, या किसी चीज़ को बेच देगा, यही सब अलग अलग तरीका हो सकता है पैसा आने का। उसी तरह दोस्तों बैंक भी आइडेंटिफाई करती है अलग अलग सोर्स जहाँ से ये फंड को ऑब्टेन कर सकती है, यही बताया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अदर सोर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग फंडिंग नीड। मतलब मान लीजिए कि आप चाहते हैं किस तरह से अपने कम पैसा खर्च करें अपने डेली लाइफ में, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने फंडिंग नीड को कम कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों क्या होता है कि बैंक भी स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करती है, किस तरह से वो कितना पैसा उसे बोरो करना है, कितना पैसा उसे ऑब्टेन करना है, इसको कैसे मिनिमाइज करें, मतलब फंडिंग नीड को कैसे मिनिमाइज करें, बैंक बहुत सारे ऑप्शंस को देखती है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड एसेट क्वालिटी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका जॉब इन्फ्लुएंस करता है कितना पैसा आप बना सकते हैं, उसी तरह बैंक की जो क्षमता है अर्निंग जनरेट करने की, वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब आपने करंट इनकम को भी देख रहे हैं और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को भी देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ कि सेविंग जैसे है ना, सेविंग को ऐसे समझिए कि आपके पास वो कैपिटल है, उसी तरह दोस्तों बैंक अपने करंट सेविंग को देखती है, ठीक है। बैंक क्या देखती है, करंट सेविंग को देखती है, यानी कैपिटल को देखती है, और प्लान करती है कितना पैसा इसे फ्यूचर में चाहिए। यही है हमारा प्रेजेंट एंड प्लान कैपिटल पोजीशन। अब बात करते हैं दोस्तों मॉनिटरिंग इकोनॉमिक एंड मनी मार्केट ट्रेंड। पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है, तो जैसे कि आप अपने वेदर फोरकास्ट को चेक करते हैं ताकि आप दिन को प्लान कर सके, उसी तरह बैंक जो है इकोनॉमिक ट्रेंड को मॉनिटर करती है ताकि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लान कर सके। इससे क्या होता है कि वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आने वाली है उससे वो प्रिपेयर रह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपैक्ट। इसे समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि अच्छे से पैसे को मैनेज करना, मतलब समझिए कि एक जहाज चलाने जैसा होता है स्टॉर्मी वाटर से। आप इकोनॉमी ट्रेंड को समझकर बैंक आसानी से जो चैलेंजेस है उसको आसानी से नेविगेट कर सकती है और फेवरेबल कंडीशन ले सकती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है डिक्लाइन इन अर्निंग। जैसे मान लीजिए आप सडनली जो है सडनली क्या हुआ कि आप अपने जॉब पे कम कमाने लगे, तो ये अफेक्ट करेगा ना कितना पैसा आपके पास होगा। उसी तरह दोस्तों यदि बैंक का प्रॉफिट नीचे चला जाता है, डाउन चला जाता है, तो ये अफेक्ट करेगा कितना कैश बैंक के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला फैक्टर है डिक्लाइन इन अर्निंग। दूसरा है इंक्रीजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दोस्त को पैसा दे दिया लेकिन वो आपको पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो इसी तरह दोस्तों बैंक भी क्या करती है कि प्रॉब्लम फेस करती है कि जिस लोगों को बैंक ने लोन दिया है वो रिपे नहीं कर पा रहे, यानी एनपीए बैंक का बढ़ रहा है। तो एनपीए बढ़ने से भी क्या होगा कि लिक्विडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट कंसंट्रेशन। तो यदि मान लीजिए कि एक तरह का खाना जो है, एक ही तरह का खाना आपका डाइट का एक हिस्सा है, तो ये हेल्दी नहीं हो सकता। उसी तरह यदि बैंक रिलाई कर रही है एक ही तरह के डिपॉजिट पे ज्यादा से ज्यादा, तो ये इफेक्ट करेगा किस तरह से ये पैसा मैनेज करेगी। वही कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट। तीसरा है, चौथा है हमारा डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग सक्सेस। मतलब ऐसे समझिए एक प्रोडक्ट है जिसका बैड रिव्यू है, बहुत खराब रिव्यू है, तो इसको क्या होगा, बेचा नहीं जाएगा सही से। उसी तरह दोस्तों यदि बैंक का रेटिंग डाउन चला जाता है ना, तो ये इंपैक्ट करेगा कितनी आसानी से ये पैसा मिल सकता है मार्केट से। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या होता है कि एक नया जॉब लेना वो आपकी फाइनेंशियल नीड को बदल सकता है, राइट। उसी तरह दोस्तों बैंक के लिए क्या है कि नया अपॉर्चुनिटी सीज करना, ये अल्टर कर सकता है कितना पैसा उसे हैंडल करना है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए कि आप एक नया घर खरीदते हैं तो ये आपका बजट को अफेक्ट करेगा ना। उसी तरह दोस्तों जब बैंक दूसरे एंटिटी को एक्वायर करती है तो ये इन्फ्लुएंस करता है कितना पैसा ये एक्वायर करे, कितना पैसा इसे चाहिए। यही कहा जा रहा है एक्विजिशन का मतलब। जैसे आप एक नया घर खरीदे तो ये आपकी बजट को अफेक्ट करेगा। उसी तरह जब कोई बैंक जो है दूसरे एंटिटी को एक्वायर करती है तो ये इन्फ्लुएंस करता है कितना पैसा इसे चाहिए। नेक्स्ट है हमारा न्यू टैक्स इंसेंटिव। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू टैक्स इंसेंटिव। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा टैक्स रूल में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है कितना पैसा आप अपने पे चेक से रख सकते हैं, ठीक। उसी तरह बैंक के लिए क्या होता है, टैक्स पॉलिसी में शिफ्ट होना, ये भी इनके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करेगा। अब क्या क्या तरीका है फंडिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। पहला है डिस्पोज ऑफ लिक्विड एसेट। मतलब दोस्तों उन आइटम को बेचना जो कि जिससे आपको क्विक कैश मिल सकता है, ठीक है। जैसे फॉर बैंक के लिए क्या हो सकता है कि जो हमारे इजीली कन्वर्टेबल एसेट हैं उसे बेचना ताकि फंड जनरेट कर सकें, यही होता है लिक्विड एसेट। जो हमारा इजीली, मतलब कुछ ऐसे एसेट होंगे ना जिसको आसानी से कन्वर्ट कर सकें, उसे डिस्पोज ऑफ करना। नेक्स्ट है इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी दोस्तों एक शॉर्ट टर्म लोन लेना ताकि जो हमारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसको हम कवर कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है।
राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, कभी कभी बैंक जो है पैसा बोरो करती है शॉर्ट टर्म के लिए ताकि सडन नीड को मीट कर सके। नेक्स्ट है डिक्रीज होल्डिंग ऑफ लेस लिक्विड एसेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैश कम है, इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन कैश, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो लेस यूजफुल आइटम है, लेस यूजफुल आइटम उसे बेच देंगे। राइट। बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए ये है कि ये अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करे। कैसे एडजस्ट करे पोर्टफोलियो को, तो कि जो लेस लिक्विड एसेट है उसे बेच दे। राइट। तो ये एक तरीका है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज हाँ, तो यही कर रहा है कि डिक्रीज होल्डिंग ऑफ लेस लिक्विड एसेट। और दूसरा है कि इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ टर्म नेचर। क्या मतलब होता है इसका, इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ टर्म नेचर का मीनिंग क्या है दोस्तों, रेजिंग फंड थ्रू लायबिलिटी विद टर्म स्ट्रक्चर। इसका मतलब समझिए कि पैसा बोरो करना एक प्लान के साथ, कि अ प्लान फॉर व्हेन यू विल पे इट बैक। मतलब आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन एक प्लान भी है कि इसको वापस आप कब करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि एक लोन लेते हैं आप, स्पेसिफिक टाइम लाइन रहता है उसका कि आप फाइनेंशियल गोल को मीट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज कैपिटल फंड, मतलब ज़्यादा पैसा आप सेव कीजिए फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। उसी तरह बैंक अपनी लिक्विडिटी को इन्हांस कर सकती है, अपने कैपिटल को। देखिए अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका बताया कि लिक्विड एसेट को डिस्पोज करके, दूसरा बताया शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ा के, तीसरा बताया जो लेस लिक्विड एसेट है उसे डिक्रीज करके, चौथा बताया आपको लायबिलिटी जो टर्म नेचर के हैं उन्हें इंक्रीज करके, और पांचवा बताया आपको कैपिटल फंड को इंक्रीज करके। ये पांचों तरीके से लिक्विडिटी को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब लिक्विडिटी रिस्क के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है कि इमेजिन कीजिए कि आप एक लोकल कम्युनिटी में हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो न्यूज है ना वो आपके नेबरहुड से दूर तक चला गया। उसी तरह दोस्तों जो बैंक का जो लिक्विडिटी रिस्क होता है ना वो लोकल परसेप्शन से आता है, यानी तो दूसरे रीजन से आ सकता है, जैसे रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल फैक्टर से भी आ सकता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कहाँ से ये लिक्विडिटी रिस्क का आता है। जैसे आप यहाँ देखिए इंटरनल एस्पेक्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इंटरनल एस्पेक्ट का एग्जांपल क्या है। मान लीजिए कि आपके शहर में जो लोग हैं वो सडनली जो है आपका जो क्षमता है लोन को रिपे करने का उसमें वो इंटरेस्ट लूज कर दें, तो ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क हुआ। मतलब जिन लोगों ने आपसे लोन लिया है अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उसे लोन को रिपे कर पाएंगे या ऐसा कुछ। ठीक है, बैंक हमें लोन दे पाएगी। तो ये होता है इंटरनल एस्पेक्ट। और एक्सटर्नल एस्पेक्ट क्या होता है कि मतलब यदि कोई इकोनॉमिक ट्रबल आ जाए हमारे बगल वाले सिटी में या कंट्रीज में, तो ये आपके जॉब को अफेक्ट करे, वही होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी रिस्क बैंक के लिए। ठीक है, मतलब जो लोगों का विश्वास था ना कि ये इससे हम लोन मतलब इस बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे पैसा तो हमको वापस मिल जाएगा, वो विश्वास ही खो दिया है। तो ये होता है हमारा इंटरनल एस्पेक्ट। अब देखिए फंडिंग रिस्क क्या होता है, ये दूसरा तरह का लिक्विडिटी रिस्क है। मतलब ये श्योर करना कि आपके पास इनफ पैसा हो वॉलेट में ताकि आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को कवर कर सकें। बैंक के लिए फंडिंग रिस्क एक चैलेंज होता है कि पैसे को रिप्लेस किया जाए जो कि अनएक्सपेक्टेडली बाहर चला जाए। इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका क्या क्या कारण है, फंडिंग रिस्क का कारण क्या है। पहला है फ्रॉड काउजिंग सब्सटेंशियल लॉस। मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी है वो ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट से चुरा लिया, तो एक तरह का फ्रॉड ही तो है जो कि बैंक के लिए लॉस काउज करेगा। दूसरा है सिस्टमिक रिस्क फैक्टर, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सभी लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कोई रेसेशन आ जाए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रेसेशन आ जाए, ठीक है, कोई ये फंडिंग रिस्क क्रिएट करेगा बैंक के लिए। तीसरा है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन, मतलब लोग जो है सडनली आपके बैंक को ट्रस्ट नहीं करें और वो पैसा जो है वापस लेने आ जाए, यही होता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट होता है हमारा लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी। इमेजिन कीजिए कि आपने पैसा बोरो किया था एक करेंसी में जो कि सडनली एक्सपेंसिव हो जाए, मतलब करेंसी ही महंगा हो जाए, तो मतलब बैंक फंडिंग रिस्क फेस करेगी इस वाले केस में। तो ये सभी कारण है फंडिंग रिस्क का, सिस्टमिक रिस्क, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर फ्रॉड, फिर लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी। अब देखिए कुछ और कैटेगरीज होते हैं लिक्विडिटी रिस्क का। पहला है आपका ज्योग्राफिक लिक्विडिटी रिस्क। मतलब क्या होता है कि यदि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर से प्रोन है, तो वही होता है ज्योग्राफिक लिक्विडिटी रिस्क बैंक के लिए। तो लोकल इवेंट भी अफेक्ट करता है कितना आसानी से बैंक को पैसा मिल जाएगा। सिस्टमिक लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि सिस्टमिक रिस्क को ऐसे समझिए कि एक वाइड स्प्रेड फ्लू है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है सभी लोगों को। उसी तरह दोस्तों सिस्टमिक लिक्विडिटी रिस्क एक बैंक के लिए ना चैलेंज ले आता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक लिक्विडिटी रिस्क। मतलब क्या होता है कि बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट होता है, उनका अलग अलग तरह का रिस्क होता है। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क है ना, ये एक तरह का यूनिक चैलेंज है जो कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल टूल से बंधा हुआ है।
ठीक है, टाइड है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बताया जा रहा है इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको आसानी से पैसा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ये यही होता है हमारा इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिस्क बैंक के लिए। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो चैलेंजेस है ना, वो अफेक्ट कर सकता है कितना स्मूथली एक बैंक ग्लोबली ऑपरेट कर सकता है। चलिए अब टाइम रिस्क की बात करते हैं। टाइम रिस्क भी हमारा एक एग्जांपल ही है। टाइम रिस्क का मतलब क्या हुआ कि आप उस पैसे के लिए वेट कर रहे हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। मतलब जो डिलेज हैं, डिलेज के साथ डील करना, यही होता है टाइम रिस्क। इसके काउजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला काउज है टाइम रिस्क का सीवियर डिटोरेशन इन एसेट क्वालिटी। मतलब आपने एक दोस्त को लोन दिया, पैसे दिया, और सडनली जो है वो आपको पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। तो यही बैंक के साथ भी होता है। बैंक टाइम रिस्क फेस करती है क्योंकि जो पैसा ये एक्सपेक्ट कर रही थी वो मिल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एसेट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग। इमेजिन कीजिए कि कोई आदमी आपसे जो है पैसा लिया, लेकिन वो टाइमली पे नहीं कर पा रहा है टाइम पे, तो ये एक हो सकता है एग्जांपल। तीसरा है बोरोवर डिफॉल्टिंग ऑन रिपेमेंट टर्म। इमेजिन कीजिए, ये तो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपसे पैसा लिया लेकिन वो आपको पे नहीं कर पा रहा है टाइम पे, यही होता है बोरोवर नॉट रिपेइंग लोन ऑन टाइम। नेक्स्ट है हमारा टेम्प्रोरी प्रॉब्लम इन रिकवरी। मान लीजिए कि आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए कि वो पे करेगा आपको वापस, लेकिन उसका टेम्प्रोरी फाइनेंशियल इशू है, समझे? तो ये होता है हमारा टेम्प्रोरी प्रॉब्लम इन रिकवरी। और नेक्स्ट है हमारा टाइम रिलेटेड चैलेंज इन मैनेजिंग लिक्विडिटी। जैसे कि आप अपने पेचेक का वेट करते हैं, ये चैलेंज क्रिएट कर सकता है। उसी तरह जो बैंक डील करती है अपने मनी को मैनेज करने में, वो टाइम रिलेटेड रिस्क भी फेस करती है। कॉल रिस्क का मतलब क्या होता है ये समझिए। व्हाट इज कॉल रिस्क? दोस्तों कॉल रिस्क का मतलब क्या होता है कि कॉल रिस्क समझिए कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड बिल है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान को रोक सकता है, या कुछ चीज़ आप प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं उसे रोक सकता है। यही होता है कॉल रिस्क, ठीक है। तो यदि इसमें क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इसका कारण देखिए, पहला कारण है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है। तो बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आपने प्लान किया था कि आप अपने क्रेडिट को यूज करेंगे बिना पैसा को बोरो किए हुए, लेकिन सडनली ये लोन में बदल गया, ठीक है। मतलब यही होता है बैंक को नॉन फंड बेस्ड लिमिट को फंड बेस्ड में कन्वर्जन। नॉन फंड बेस्ड लिमिट समझते हैं ना, जैसे कि आपका एलसी हो गया, बीजी हो गया, ठीक है, ये सभी अपने नॉन फंड बेस्ड लिमिट होते हैं। और फंड बेस्ड में आपका सीसी, ओडी, तो जब ये सभी कन्वर्जन हो जाता है, आप एलसी, बीजी, मतलब जो आपके ये सभी आपके कंटिजेंट लायबिलिटीज में आते हैं। पता है ना आपको कंटिजेंट लायबिलिटीज में क्या होता है? बैलेंस शीट में दोस्तों एलसी हो गया, बीजी हो गया, इसको हम लोग एक कंटिजेंट लायबिलिटी में डालते हैं, ठीक है। तो सडनली क्या हो गया कि इसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया। ये आपका कॉल रिस्क का बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए कि आपके पास फाइनेंशियल टूल है रिस्क को मैनेज करने के लिए, लेकिन इस कारण से आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वही होता है जो चैलेंजेस बैंक फेस करती है कॉल रिस्क, जो कि स्वैप और ऑप्शन से रिलेटेड होता है। तो स्वैप या ऑप्शन से जो चैलेंजेस होते हैं वो कॉल रिस्क के अंदर आते हैं। जो हमारे नॉन फंड बेस्ड लिमिट को फंड बेस्ड में कन्वर्जन किया जाता है, ये कॉल रिस्क का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद दोस्तों आगे अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला कौन सा रिस्क है? आप देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिक्विडिटी रिस्क को बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। लेट मी शो यू द नंबर। वेट, लेट मी शो यू द नंबर। ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको नंबर फिर से शो कर लिख देता हूँ। तो आपको यदि किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर आई विल प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल। धन्यवाद।